स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज कुपवाड़ा में 2 अलग अलग जगहों पर छापामारी कार्रवाई की। बारामूला के ओल्ड टाउन में बाग इस्लाम समेत 3 मकामात पर SIA की जानिब से जमात इस्लामी से मंसूब अराजी को जब्त किया गया। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कवायद जारी है। आतंकवाद को पनपने से रोकने के लिए टेरर फंडिंग के पर कतरने का प्रयास भी तेज है। इसी कड़ी में राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने घाटी के कई जिलों में विशेष अभियान के तहत छापेमारी की और प्रतिबंधित संस्था JEI यानी जमात-ए इस्लामी जम्मू कश्मीर की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। प्राइम डिबेट इंडिया में आज इसी पर करेंगे चर्चा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज कुपवाड़ा में 2 अलग अलग जगहों पर छापामारी कार्रवाई की। बारामूला के ओल्ड टाउन में बाग इस्लाम समेत 3 मकामात पर SIA की जानिब से जमात इस्लामी से मंसूब अराजी को जब्त किया गया। तो SIA ने कश्मीर के 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला और गांदरबल में एजेंसी ने जमात इस्लामी के दफ्तरों पर छापे मारे हैं और संपत्तियां भी जब्त की हैं। जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी SIA ने कार्रवाई करते हुए अनंतनाग जिले में संस्था से जुड़ी लगभग 90 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें कृषि भूमि, बागीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे भी बनाए गए थे। खबरों के मुताबिक SIA ने यूटी में जमात की 188 संपत्तियों की निशानदेही की है। तो क्या है SIA की लगातार कार्रवाई का उद्देश्य? जम्मू कश्मीर JEI के खिलाफ कार्रवाई का क्या है आधार? आतंक के नेटवर्क से क्या है इस संस्था का लिंक? टेरर फंडिंग का क्या है चेन? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। पहले हम अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर SP वैद, जो फॉर्मर DGP है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी CM JNK, इरफान हफीज लोन, लीगल एक्सपर्ट, और शंकर आनंद, सीनियर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज 18। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट इंडिया में। सबसे पहले डॉक्टर SP वैद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ अंतराल पर लेकिन लगातार टेरर फंडिंग के जो नेटवर्क्स हैं उनके पद कतरने की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह से JEI की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, इसका क्या आधार है और इसका कैसे ये नेटवर्क से जुड़ा है? लिंक क्या है इसका? देखिए, ये जो कार्रवाई है बहुत जरूरी है और काफी पहले हो जानी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में काफी अरसे से 90 से सबसे बड़ी टेरर तंजीम होती थी हिजबुल मुजाहिदीन, और उसका पॉलिटिकल विंग जो है वो जमात इस्लामी है। और आपने देखा जितनी हड़ताल, जितने बंद की कालें, जितनी स्टोन पेल्टिंग, ये सारी चीजें जो होती थी, ये ज्यादा उन गढ़ों में होती थी जहां जमात इस्लामी का गढ़ है। और आप देखें, रेडिकलाइजेशन, टेररिस्ट ज्यादा वहीं पनपते थे, रेडिकलाइजेशन सबसे वहां ज्यादा होती थी। जैसे साउथ कश्मीर के कुछ एरियाज हैं, शुपिया है, कुलगाम है, पुलवामा है, नॉर्थ कश्मीर में सोपुर है, इसी तरह के जो ऐसे एरियाज हैं जहां जमात का बहुत होल्ड था, उन एरियाज में ज्यादा टेररिस्ट बनते थे, ज्यादा रेडिकलाइजेशन होती थी और आए दिन ज्यादा पथराव की कार्रवाई भी होती थी जी। और हुर्रियत जो जिसने 1990 का 91 से ये जो स्टार्ट किया था एज ए प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी बंद काल, ये जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप जो थी, इसमें जमात इस्लामी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इसका सपोर्ट करता था जी। और बहुत सारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जमात इस्लामी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। मैं बड़ा फ्रैंकली कहूंगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड जिनको जमात का
सपोर्ट रहता था इलेक्शन के दौरान। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास तब भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन हर उस आदमी के पास है जो कश्मीर में रहता है, खासकर जिसने टेररिज्म से डील किया है, और आम आदमी कश्मीर का ये सब जानता है। उनको मालूम है कि जमातियों का जबरदस्त रोल इसमें रहा है। और ये जो आप टेरर फंडिंग होती है, ये इसमें बहुत अहम रोल हुर्रियत का और जमात इस्लामी का रहता था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एनआईए ने पहले अच्छा शिकंजा कसा इन पर, और काफी सारे जो ऐसी टेरर फंडिंग के केसेस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और एनआईए को एक लिमिट तक ही ऑपरेट किया जा सकता, क्योंकि उनको पूरा देश देखना है जी। तो इसलिए एसआईए भी बनाया गया। और मुझे खुशी है कि जो रोल जम्मू कश्मीर पुलिस को प्ले करना चाहिए, वो उसका एक स्पेशलाइज्ड विंग एसआईए जो बनाया गया है वो आज प्ले कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए, जब जो टेरर फंडिंग है और टेरर जो सारा जो मशीनरी चलती है, जो सिंडिकेट टेररिज्म का चलता है डीप स्टेट पाकिस्तान के बेहस पे, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के बेहस पे, इसमें जमात का बड़ा अहम रोल है। इसके मदरसे चलते हैं, किस तरह से ये, और ये हर कश्मीर का बाशिंदा जानता है। मुझे ठीक है वैद साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं और जो हमारे पैनलिस्ट है उनसे भी उनकी राय ले लेता हूं, उनका टेक ले लेता हूं। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जैसा अभी एसपी वैद साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण भी इस संस्था को मिलता रहा है, गाहे बगाहे, थोड़ी या ज्यादा, लेकिन मिलता रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप एक पार्टी को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार में भी आपकी पार्टी रही है, तो कितना मुश्किल रहता है सरकार में उस समय जब आप थे तब टैकल करना, या किस तरह के रूट्स हैं इनके, या कौन सी ऐसी ताकत है जो उनका संरक्षण करती है? और अब जो कार्रवाइयां हो रही है, पहले तो प्रतिबंध लगाए, अब लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां होती जा रही हैं, तो कितना आप आगे देखते हैं कि यह बिल्कुल इसकी जो रूट है वो खत्म हो जाएंगी? डॉक्टर एसपी वैद जो डीजी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और ये बिल्कुल एसपी से लेके और नीचे डीएसपी से लेके जो है डीजी बने थे। और मैं आपके जानकारी के लिए कहूंगा कि ये भी मिलिटेंसी के विक्टिम रहे हैं। इनको भी बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है जान बची इनकी, और एक हाथ भी, उंगली आप देखेंगे वो जख्मी हुई है। और जब हम सरकार में थे तो डीजी थे, तो उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जो उनका एक्सपीरियंस है, जो रियलिटी है, वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। देखिए, ये जो इकोसिस्टम है, मैं कहूंगा कि जनरल जियाउल हक से पहले पाकिस्तान ने जो 3-4 जंगें भारत पर लाती और मारी, उन्हें खाई, बांग्लादेश बना, और जिस प्रकार से उनकी ह्यूमिलेशन हुई, 90,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। तो एक नया इकोसिस्टम उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की, जिसके एक तो पाकिस्तान था ही, और जो हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ और बाकी जो कई ऑर्गेनाइजेशन थी, और बिल्कुल इन्होंने कहा, सही कहा है कि जमायत इस्लामी जो है हिजबुल मुजाहिदीन का जो वो था, जो एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ता। इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने एक और सिस्टम था। और मैं स्पष्ट बता देता हूं, पीडीपी का आम चर्चा थी कि पीडीपी जो है उसका जो कैडर है वो काफी कुछ कैडर जमायत इस्लामी से आता है। ये ठीक है कि हमारे वक्त में काफी चीजें बदलाव हुई, शायद उस समय जो है कोई इस प्रकार की बात रही होगी, केंद्र का प्रेशर था, जबकि उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था उनको टेररिस्ट को पे आप कैंप में क्या लेने गए थे, टॉफी लेने गए थे। लेकिन उस समय पूरा ये था, और आपने देखा होगा कि इनके जो पीडीपी के जो यूथ विंग का जो प्रेसिडेंट है वो जेल में रहा टेररिस्ट फंडिंग में। तो एक इकोसिस्टम था। और आप साउथ कश्मीर, तो जमायत इस्लामी भी जो है साउथ कश्मीर में ज्यादा सक्रिय और पावरफुल थी, और आप देखेंगे पीडीपी का भी ज्यादा वहां रहता है। तो ये हम जब देखते हैं, आप कहते हैं सरकार में थे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उस वक्त पीडीपी के पास थी, चीफ मिनिस्टर उसके जो है इंचार्ज थे होम के, उससे हम देखते थे यूनिफाइड कमांड में एक बात होती थी जी,
उस समय का जो स्टैंड रहता था, सरकार का स्टैंड रहता, क्योंकि मुझे भी मौका मिला, कई बार साहब तो होते थे जब ये डीजी थे, तो एक स्टैंड रहता था, आर्मी के जनरल्स थे, सब था। लेकिन बाद में क्या होता था कि एसपी को फोन चले जाना, एसएचओ को फोन चले जाना, जो छोटे लेवल के वर्कर का और बड़े लेवल के लोग थे, आर्मी के ऊपर जो है एफआईआर लगा दो, फलान करो, ये करो, वो करो, और ये सारा जो सिस्टम था, तो एक दोगलापन नजर आता था। और ये बातें स्पष्ट थी। और जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जो है टेररिज्म और जो सेपरेटिज्म के ऊपर जो है एक शिकंजा कसा है, एक पूरा एक वार सा हो गया, जीरो टॉलरेंस की बात चली है, जिसके तहत ये सारा हो रहा है। और देखिए जमायत इस्लामी, उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति, 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? अभी तो शुरुआत है। ठीक है, मैं इसी सवाल को एक बार एसपी वैद साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर एसपी वैद, एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा कि ये जो टेरर फंडिंग या फिर जो इतने बड़े स्तर पर ये संपत्तियों का ये जो जाल है, ये कहां से आया? एक सवाल बनता है। तो चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, आपने पुलिस डिपार्टमेंट को लीड किया है, तो इसका क्या जवाब आप देंगे इस वक्त दर्शकों को? देखिए, जमात डिफरेंट तरीकों से पैसा इकट्ठा करती है, और इसमें ज़कात का पैसा भी आता है, जिसमें हवाला से पैसा आता है, जिसमें बहुत सारी चैनल से पैसा इनके पास आता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे वो हुर्रियत के थ्रू सीटें बेचने की हो, इंजीनियरिंग और मेडिकल की, बहुत सारे तरीकों से पैसा आता था। और आपने देखा होगा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो किस तरह ड्रग्स, नार्को टेररिज्म करके पैसा कमाती है और उसको टेररिज्म में लगाती है। बहुत सारे हजारों बच्चे हमारे कश्मीर के और जम्मू रीजन के बिल्कुल ड्रग एडिक्ट बन गए। बिल्कुल, मैं ये थोड़ा सा विषय थोड़ा अलग से बात करेंगे। फिलहाल मैं रुख करता हूं इरफान हफीज लोन का, जो लीगल एक्सपर्ट हैं। इरफान, इस पूरे प्रोसेस में एक तो इसका बाय प्रोडक्ट है कि जो आतंकवाद की जड़ें हैं वो न सिर्फ हिल रही हैं बल्कि कमजोर हो रही हैं, वो कट रही हैं या सूख रही हैं। दूसरा जो इसमें एक लीगल एस्पेक्ट है वो ये है कि इतनी बड़े पैमाने पर इन संपत्तियों का जाल जिसे जब्त किया जा रहा है, कानूनी तौर पर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो कानून, जो सेटल्ड लॉ है, उसमें यह कहा गया है कि अगर केवल एफआईआर हो उससे किसी को आप दोषी नहीं मानते हैं। और लॉ में ये कहा जाता है, ए पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूवन दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब तक पूरी ट्रायल ना हो और उसके बाद ये साबित हो दोषी है, तब तक हमें उसे इनोसेंट ही माना जाता है। ये कानून सेटल्ड लॉ है। उसके साथ साथ जहां तक आप कह रहे हैं, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसमें सेक्शन 25 में अगर कहीं पर इन्वेस्टिगेशन होती हो, कोई एफआईआर दर्ज है अनलॉफुल में और उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कंसर्न आईओ है जी, ये प्रायर परमिशन सरकार से लेके, डीजी साहब से लेके, ये सीज या अटैच कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को अगर उनको लगता है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है। आप सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी सीज या अटैच होती है, उसके बाद इसे डिवकॉम को, जो यहां पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उनको कंफर्म करना पड़ता है। यदि वो कंफर्म नहीं करते तो ये छोड़नी पड़ती है, ये वहां पर सीज नहीं होगी। अगर ये डिवकॉम ने, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने कंफर्म किया, उसके बाद आपके पास अपील है इस कानून में, सेशन कोर्ट जी। अगर सेशन कोर्ट से भी कोई किसी कंफर्म ये होती है, तो वो बंदा एग्रीव्ड पार्टी जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसी तरीके मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक पहलू ये भी है कि ये जो संस्था है ये प्रतिबंधित है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या तब भी ये चीजें लागू होगी जो आप बता रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि आपको इस बात को समझना होगा कि हमेशा ये नहीं आप कह सकते कि अगर कोई कार्रवाई होती है बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत है। जो भी कोई सरकार की ओर से या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ओर से ऐसा कोई काम होता है, तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। आप ये
नहीं कह सकते बिल्कुल सही है। तो हम ये कहेंगे कि ये कश्मीर में कोई नई बात आपको मालूम होगा। एएस दौलत साहब की किताब आप पढ़िए, द वाजपेयी ईयर्स, उन्होंने कहा ये बहुत पहले से पैसे दोनों साइड से आते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं फिर से बताना चाहता हूं कि वाकई अगर हमें इन चीजों से छुटकारा पाना होगा, कश्मीर में अफसपा है, कश्मीर में पीएसए है, कश्मीर में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, कश्मीर में हजारों लोग बच्चे बंद है, उसका मतलब यह है कि कश्मीर जो है एक नॉर्मल जगह नहीं है जो भारत सरकार मानती है। इससे वो स्पष्ट होता है। आपने देखा होगा कुनन पुष्पोरा मसल एनकाउंटर, आपने देखा होगा पत्रिबल में, आपने देखा होगा कुनन पुष्पोरा, श्रीनगर में गौकदल, हजारों लोग मारे गए, नरसंहार हुआ जहां पर सरकार का बंदूक इस्तेमाल में था। तो जो निर्मल सिंह साहब कहते हैं कि एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी गलत करता है चाहे वो मैन इन यूनिफॉर्म में क्यों ना हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना यही है कि कश्मीर को अगर आप हमें इन सब चीजों से आखिरी जो है कि एक हल हमें इस कश्मीर समस्या का ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि अगर कोई गलत करता उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ हमें इस बात को भी समझना होगा कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका एक राजनीतिक उस पर होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात है, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इस पर चर्चा फिर भी करेंगे। लेकिन आज जो विषय है वो इसको लेकर है कि जो टेरर फंडिंग के जो नेटवर्क्स हैं, जो साधन है, जो ऐसे संस्था हैं, किस तरह उनका चेहरा कुछ अलग है, उनकी गतिविधि कुछ अलग है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। शंकर, मैं आपके पास आना चाहता था कि मुझे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद की जो जड़ें हैं उससे जड़ से यानी कि उसको कमजोर करने, उससे उखाड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। और एसआईए ने आज फिर कार्रवाई करते हुए 4 जिलों में कई संपत्तियों को जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की संपत्तियों को जब्त किया है। कितना इससे आतंकवाद पर करारा एक चोट इससे पहुंच रही है और कितना जम्मू कश्मीर दूसरी तरह से देखें तो और सेफ होता जा रहा है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैश्य हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डीजीपी, डॉक्टर निर्मल सिंह है, फॉर्मर डिप्टी सीएम JNK, और एफआरएफ लोन है, लीगल एक्सपर्ट शंकर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर प्रेस कॉरेस्पोंडेंट। शंकर, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी लेना चाहूंगा कि किस तरह से एनआईए ने पहल की और एसआईए से कितना इस पर सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह अब हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो टेरर फंडिंग का जाल है वो बहुत हद तक कमजोर हो जाएगा या यूं कह लिए खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर एसआईए की बात करें, जम्मू की जो एसआईए है इसकी अगर बात करें तो ये केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए का जेरोक्स कॉपी है। इसे बहुत ही साधारण भाषा में कहा जा सकता है, एकदम जेरोक्स कॉपी है। जो पैटर्न है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए का काम करने का, उसी पैटर्न पे काम करती है। इरादे भी वैसे ही हैं और जो कहा जा सकता है कि मनोबल भी है उसी तरह का है। और एक ही टारगेट है कि वो ताकतें जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को में शामिल होते हैं उसके खिलाफ काम करना। जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ ये जांच एजेंसी काम करती है। तो इसकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पिछले 1 साल पहले 1 नवंबर 2021 को जब इसकी स्थापना की गई थी, उसी दिन से उसकी जो बुनियाद है जब रखी गई, उस दिन से ही पता चल गया था कि एजेंसी काफी आगे बढ़ने वाली है और काफी बेहतर करने वाली है। और शायद इसी का तकाजा है कि 1 साल के अंदर में तकरीबन 450 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और उन मामलों पर जो तफ्तीश का जो एक रिपोर्ट है, उसका जो एक परिणाम है वो बहुत बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो स्टेट की पुलिसिंग है, चाहे वहां की क्राइम ब्रांच हो या अन्य जो एजेंसियां हैं, वो बाकायदा शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जहां कहीं भी टेररिज्म से संबंधित या टेरर फंडिंग से संबंधित अगर कुछ इनपुट्स मिलते हैं, उसे एसआई के साथ में शेयर किया जाएगा। और स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो इन तमाम मामलों की शुरुआती पड़ताल करने के बाद उसके बाद इस मामले पर आगे अगर जरूरत पड़ी तो एनआईए के साथ भी साझा कर सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जो भूमिका है आज के दिन में काफी महत्वपूर्ण है। और इसी का परिणाम है
कि जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर में आज बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम का मतलब यह है कि आतंकी और आतंकी फंडिंग को रोकना, वो उस पर जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से बकायदा नशा जो एक कहा जा सकता है कि नार्को टेररिज्म जिस तरह से था, उस पर ठीक है। शंकर, मैं जरा फिर से एक बार डॉक्टर एसपी वैद और डॉक्टर निर्मल सिंह का एक और इन पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, और वक्त मिला तो इरफान साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब, दो चीजें यहां बड़ी साफ नजर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये जो कार्रवाई पूरी शक्ति के साथ जो आतंक से जुड़ी जो नेटवर्क है या जो संस्थाएं हैं उसके खिलाफ हो रही है 2 साल, यानी कि 3 साल पहले और इन 3 सालों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि एसआईए जो है, जैसे मेरे से पहले वाले स्पीकर कह रहे थे जी, ये बिल्कुल एनआईए के पैटर्न पे बनाई गई है, और इसमें हालांकि इसका स्टाफ जेएनके पुलिस से ही ड्रा किया गया, और जेएनके पुलिस के ऑफिसर्स बहुत ही भारत में सबसे, मैं कहूंगा, बहुत अच्छा तजर्बा है और काम करने वाले हैं। लेकिन क्या होता है कि रूटीन के जो पुलिसिंग होती है उसमें आदमी इतना उलझ जाता है कि केसेस को पूरी तरह परस्यू नहीं कर सकता है। उसको रोज वीआईपी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर, एनकाउंटर्स, इन चीजों में उलझा रहता है, और इसलिए ये साइड ट्रैक हो जाते हैं। इनमें पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको काफी वक्त चाहिए, काफी टाइम चाहिए, जो आपको पुलिस स्टेशन के नॉर्मल स्टाफ के पास नहीं होता है। ना इतना वक्त होता है, ना इतनी सलाहियत होती है, ना इतना उनको वक्त मिलता है, टाइम मिलता है। तो इसलिए एसआईए का होना, गठन होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक तौर पर क्या आप बदलाव देखते हैं माहौल में, काम करने के तरीके में? और जी बिल्कुल, आप समझ रहे मेरा सवाल? हाँ, मैं समझ गया। उस राजनीतिक में माहौल में ये फर्क है कि आज यूनियन टेरिटरी है और डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मॉनिटर करते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई स्टेट लेवल की जो पॉलिटिकल तंजीमें हैं जो इससे फायदा लेती थी इस इकोसिस्टम से, वो आज इंटरफेयर नहीं कर सकती। जबकि पॉलिटिकल सिस्टम में वो दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे निर्मल सिंह साहब कह रहे थे, आप जो फील्ड लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। वहां का मिनिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, या एमएलए होते हैं, या इवन और लोग भी जो पावर में होते हैं, वो आज मुमकिन नहीं है। वो आज टुडे एसआईए हैज अ फ्री हैंड एंड दे आर डूइंग प्रोफेशनल ड्यूटी, एंड दिस ऐसा गठन होना इसका बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ काफी पहले होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में अगर एंटी टेरर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ना हो, हाँ हमारे पास मसल पावर थी, हमारे पास एसटीएफ, एसओजीज थे जो एंटी टेरर ऑपरेशंस करते थे, लेकिन उसके जो सबूत मिलते थे उनको आगे आखिर अंजाम तक ले जाना, इन्वेस्टिगेट परस्यू करना, उसके लिए उनके पास ना इतना वक्त होता था, ना इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, ना इतना फ्रीडम उनको ऑपरेशनल फ्रीडम होती थी। जी जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं जो तमाम जो बदलाव हैं, उन बदलाव के संकेत में किस तरह से जो हमारी एजेंसियां हैं वो काम कर पा रही हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, आप राज्य के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, यानी किसी आप फिलहाल तो राज्य का दर्जा है नहीं, लेकिन तमाम बातें ये होती रही हैं कि राज्य का दर्जा भी बहाल किया जा सकता है, जल्द ही चुनाव भी होंगे। तो कैसे इसमें एक तालमेल बिठाया जाए कि लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना काम करें, चुनाव भी हो, सरकारें बने, लेकिन सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ना बने? देखिए, जम्मू कश्मीर का जैसा हम जानते हैं कि एक डिफरेंट सिचुएशन, ये नॉर्मल स्टेट बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का इंटरफेरेंस रहता है, चाइना का इंटरफेरेंस रहता है, और जिस प्रकार से यहाँ जो इकोसिस्टम है अलगाववाद का, और जिसके कारण अल्टीमेटली टेररिज्म का, जिहादी टेररिज्म का उसने रूप लिया है,
उसको डील करने के लिए रूटीन का जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिस्टम होता है वो काम नहीं कर सकता। ये प्रॉक्सी वार है जी। फर्क यही हुआ है कि पहले जो था इसको रूटीन का मानते हुए और जो इकोसिस्टम था वो अपना काम करता था, जिस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन अभी सीधा सीधा जो केंद्र है, जहां जो सिस्टम है केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो है मैसेज दिया है कि हम जो है मतलब इसके ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उसको होना नहीं चाहिए। हम जो है शासन करें, लेकिन अभी कह रहे थे मैंने ये नहीं कहा कि एफआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन एफआईआर का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार जब वहां आ जाएगी तब भी इतनी मजबूती से काम होंगे? होता है, राजनीतिकरण होता है। मैं बताऊं, यासीन मलिक वही था जिसके साथ जो है सोनिया जी डिनर करती थी, मनमोहन सिंह जी अपने वहां पर पीएम हाउस में उनसे मिलते थे, बिट्टा कराटे जिसने कैमरे पर कहा कि हाँ मैं कश्मीरी पंडितों को मारा है, एफआईआर तब भी थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए अभी वो सिस्टम बदला है, सिस्टम बदल गया है, हालात भी बदलेंगे और जो नेटवर्क है उसके जो पर कतरे जा रहे हैं, चूंकि ये बात कई बार बड़े जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी कहा है कि न सिर्फ ये कि जो आतंकी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल, बल्कि उनके संरक्षक और उनके समर्थक, उन्हें भी अब खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा पर कॉम्प्रोमाइज किसी वजह पर नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर बात करने के लिए।